Assalamu alaikum. My name is Farhan Akhtar and I'm executive HR in Artistic Millionaires. सबसे पहले तो मैं ज़ीशान भाई का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे बहुत सारे लोगों को मौका दिया कि वो अपना CHRP कंप्लीट कर सकें और इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और हम हर मॉड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रोथ फ़ील कर रहे हैं। ऐसा हर मॉड्यूल में हो रहा है कि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। और ज़ीशान भाई आपका वो जो पेपर है वो ऑलमोस्ट मैं हर मॉड्यूल में यूज़ कर रहा हूँ कि आज क्या सीखा और आज क्या सीखा। मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे हर मॉड्यूल में कोई 15 ऐसी चीज़ें लाज़मी सीखने को मिल जाती हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी किया है HR में, लेकिन कुछ हर आने वाला जो हमारा टीचर है वो माशाल्लाह से अपनी फ़ील्ड में इतना ज़्यादा ग्रोथ, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं जो हमने कभी नहीं सुने थे, नहीं ना ही कभी जो है ना हमने उम्मीद की थी कि हमें पता चलेगा। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से हम 8वें मॉड्यूल तक पहुँच गए हैं। हमारा जो मॉड्यूल है वो लीडरशिप का है। देखें, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव अ कॉमन गोल और विजन। अच्छा जी, हमने वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ हमारे बहुत सारे मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन जिस मैनेजर के अंदर लीडरशिप होती है ना, वो मैनेजर लीडर होता है। देखें, हर मैनेजर टास्क देना तो मैनेजर का काम होता है, लेकिन जो लीडर होता है वो टास्क के साथ यानी हमारे साथ शाना बशाना होकर उस टास्क को अचीव भी करवाता है। सिंपल लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो मैनेजर होता है वो सिर्फ हुक्म देता है और काम करना वर्कर का काम होता है, यानी उसकी टीम का काम होता है। लेकिन जो लीडर होता है वो काम भी देता है और साथ लग कर उस टास्क को अचीव भी करवाता है। अच्छा, इसी तरह से लीडरशिप और मैनेजर में डिफरेंस बताया गया है कि जो लीडर है वो साथ लगकर काम को ख़त्म करवाता है और जो मैनेजर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डर देता है और कहता है कि आप मेरी टीम जो है वो इसे ख़त्म करे। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन ऑफ लीडरशिप। देखिए, सिचुएशन ऑफ लीडरशिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये 4 टॉपिक्स होते हैं: सपोर्टिंग, कोचिंग और डायरेक्शन और डेलीगेटिंग। अच्छा, डेलीगेटिंग में हो, सपोर्टिंग में हो, कोचिंग में हो या डायरेक्शन में हो, जो लीडर होता है वो 50% खुद इन्वॉल्व होता है और जो मैनेजर होता है वो उसका रोल सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि वो एक हमें ऑर्डर देता है और ऑर्डर देने के बाद खुद बैक एंड हो जाता है। लेकिन जो लीडर होता है उसका वो शाना बशाना होकर हमारे साथ चलता है, उस टास्क के ख़त्म होने तक हमारे साथ मौजूद होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मैनेजर्स के साथ भी काम किया जो बतौर लीडर काम कर रहे थे और ऐसे भी लोगों के साथ काम किया जिन्होंने सिर्फ मैनेजर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जिनका काम ये होता था कि आपको मुझे टास्क दे दिया और कहा गया कि भाई आप इसे कंप्लीट कर दो, तो हम उनके टास्क कंप्लीट कर देते थे। लेकिन कुछ लीडरशिप वाले मैनेजर्स के साथ भी काम किया जिन्होंने शाना बशाना हमारे साथ रहे और हमारा काम ख़त्म किया। फिर उनके जाने के बाद हमारी यादों में, हमारी बातों में वो ताउम्र ज़िंदा रहेंगे। और कुछ GMs भी ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, कुछ बातें सुनाकर सिखाया, कुछ जो है वो प्यार से सिखाया, कुछ ये लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ हैं, जब आप किसी लीडर के साथ काम करो तो आप ता क़यामत उसे भुला नहीं सकते जब तक आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि लीडर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोल निभा जाता है जो आप कभी नहीं भूल पाते।
अच्छा, तो इस लेक्चर में हम लीडरशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि आपने मैनेजर तो बनना है, उसके साथ साथ एक अच्छा लीडर भी बनना है। आप अपने वर्कर्स के साथ या आप अपनी टीम के साथ जो है वो शाना बशाना होकर खड़े हो। आपको ग्राउंड पता होना चाहिए, जो आप डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के बारे में पता होना चाहिए, और कि उसको किस तरह से ख़त्म करना है लास्ट तक, इम्प्लीमेंट तक, और 100% अचीवमेंट तक जो है आपने अपनी टीम का साथ ज़रूर देना है। ना कि सिर्फ ऑर्डर दिया और टीम कभी ये मिस्टेक करे, कभी वो मिस्टेक करे, कभी 4-5 दफ़ा। बाज़ औक़ात जब कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी होती है तो 4-5 दिन लग जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। वही लीडर मतलब अगर टीम बाज़ औक़ात मिस्टेक कर रही होती है, फिर वो अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करती है, फिर अगेन कोई और मिस्टेक आ जाती है, कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, उसे रिज़ॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा मसले आते हैं, फिर उससे रिज़ॉल्व करना होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, जैसे हमारा कोई मोबाइल फ़ोन या कोई सॉफ्टवेयर नया डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको जब यूज़ किया जाता है तो उसमें कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं। जैसे ही मसले मसाइल आ रहे होते हैं उसे वहाँ पे रोका जाता है, फिर उसमें काम किया जाता है। जब वो उस पे काम किया जाता है तो वो और मज़ीद अपग्रेड हो जाता है। जब और मज़ीद अपग्रेड होता है फिर हम देखते हैं कि हाँ अब ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हर मैनेजर को लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा है विजन ऑफ एचआर। देखिए, विजन ऑफ एचआर, द रोल ऑफ एचआर इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, 3 पार्ट होते हैं, द रोल ऑफ एचआर इन ऑर्गेनाइजेशन, और केपीआई, और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले हम रोल ऑफ एचआर पे बात करेंगे। एचआर का रोल लीडरशिप से रिलेटेड टॉपिक है। तो रोल ऑफ एचआर पॉलिसी मेकिंग, हमें कंपनी की हर तरह की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। जैसे आपने पॉलिसी बनाई कि अगर कोई अगर कोई इंजर्ड हो गया है तो आप उसे इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेट आने पे ये फैसिलिटीज़ बनाएंगे, भाई हम आपको, अगर कोई बंदा लेट आता है तो उसके अगर वो 10 मिनट तक हम उसे रिलीव देंगे, और 11वें मिनट पे हम 11 मिनट से पैसे काटना शुरू कर देंगे। उसके बाद बहुत तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे किसी के ऊपर इंक्वायरी चल रही हो तो उसे विद पे लीव्स दी जा रही होंगी, क्योंकि वो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगा है तो वो मुल्ज़िम है। अच्छा, इस तरह से इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। ऑफ डे पॉलिसीज़ बनी हुई हैं कि अगर कोई बंदा संडे वर्किंग करता है तो उसको CPL मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हायरिंग की पॉलिसीज़ हैं कि हम इस तरह से लोगों को पहले हायर करेंगे और उसके बाद फिर जो है उनको 3 पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद उनकी कंफर्मेशन तक उनको छुट्टियां अलाउ नहीं होंगी, कंफर्मेशन के बाद उनको छुट्टियां अलाउ होंगी। फिर लीव्स के लिए हमने अलग पॉलिसी बनाई है कि 1 साल होने पर उनको 14 एनुअल लीव मिलेंगी, कैजुअल और सिक मिल जाएंगी। पहले ही मंथली, जैसे ही आपके मंथ क्लोज़ होते हैं वैसे ही आपके मंथली छुट्टियां आना शुरू हो जाती हैं, कैजुअल और सिक। लेकिन एनुअल जो है वो साल में, जैसे ही साल पूरा होगा वैसे ही 14 छुट्टियां साल में आएंगी। इस तरह से बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं बनी हुई, और बनानी भी पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात कुछ चेंजेस भी होती हैं। जैसे हमारे पास रिसेंटली हमने ब्लैक लिस्ट की एक पॉलिसी बनाई कि ब्लैक लिस्ट जो है वो, अगर कोई ब्लैक लिस्ट हो गया है तो उसे वापस कभी बुलाया नहीं जाएगा। और ब्लैक लिस्ट फिर हमने इसे सॉर्ट किया कि एक ब्लैक लिस्ट बनाओ, एक ग्रे लिस्ट बनाओ। ये भी एक नई पॉलिसी में आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। एक लफ्ज़ में कहा जाए तो पॉलिसी बनाने के जितने भी काम हैं, जिस तरह की भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, वो सब एचआर के थ्रू ही होंगी। एचआर ही ऑब्ज़र्व करेगा, एचआर ही पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, उसके बाद है लॉकिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, लॉकिंग स्ट्रेंथ पे मेरे ख़्याल से तो बहुत कम लोग काम करते हैं।
लेकिन एचआर, ये लॉकिंग स्ट्रेंथ भी एचआर और आई के ही अंडर में आता है। एक्चुअल में लॉकिंग स्ट्रेंथ होती क्या है कि आपने एक कंपनी खोली, कंपनी में कितने लोग काम करेंगे, क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसको उसके हिसाब से लॉकिंग बनती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि फिनिशिंग में 400 लोग काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे या 400 के 400 आप सेम डेजिग्नेशन पे नहीं रख सकते। आप क्या करेंगे, एक फिनिशिंग का मैनेजर रखेंगे, एक उसमें क्वालिटी का एक मैनेजर रखेंगे, फिर क्वालिटी और प्रोडक्शन इन दोनों को सिल्ट किया जाएगा। इन लोगों के लोग आएंगे, कुछ का कैटर जो है वो मैनेजर एक होगा, उनके उसके नीचे एक एक डिप्टी मैनेजर, फिर उसके नीचे एक एक असिस्टेंट मैनेजर, फिर उनके नीचे फिर एक एक फ्लोर इंचार्ज, फिर उनके नीचे लेबर में भी कैटेगरीज आएंगी। जैसे कि मैं गारमेंट शोबे से रिलेटेड हूँ, तो गारमेंट में क्या होता है कि चेकर के डेजिग्नेशंस अलग होते हैं, चेकिंग ऑडिटर्स के डेजिग्नेशंस अलग होते हैं। उसके बाद फिर जो है उससे ऊपर हेल्पर्स इन लोगों को अलग चाहिए होते हैं, ऑपरेटर्स इनको अलग चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर उससे ऊपर जो है सुपरवाइज़र्स होते हैं, प्रोडक्शन में क्वालिटी में रोमिंग QCs होते हैं। फिर उससे ऊपर इन लोगों के इंचार्जेस होते हैं, उसके ऊपर फ्लोर इंचार्ज होता है, उससे ऊपर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उससे ऊपर डिप्टी मैनेजर होते हैं, उससे ऊपर एक मैनेजर जो ओवरऑल लीड कर रहा होता है। ये लॉकिंग स्ट्रेंथ है, इस पे काम करना पड़ता है एचआर को। और एक्चुअल में हमें इस बात पे स्टडी करनी होगी कि क्या प्रोडक्शन निकल रही है। अच्छा, वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्शन का और एचआर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखिए एक तरह से बिल्कुल सही है कि प्रोडक्शन और एचआर का कोई लेना देना नहीं है। कौन सा पीस कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, इससे बनिस्बत हमें लेना देना कोई नहीं है। लेकिन आपको बीइंग एन एचआर एक चीज़ और होती है, कॉस्टिंग। देखें, ओवरऑल इतने बंदे एक गारमेंट पे काम कर रहे हैं और 400 लोग मिलके एक दिन में इतने पैसों इतने का एक गारमेंट बना रहे हैं, तो पर हेड कॉस्टिंग एचआर को पता होनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्टिंग पड़ रही है, इतना रेट है, ये प्राइस है। और देखिए, सेल कितने पे हो रहा है ये हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 400 लोग मिलकर एक दिन में 12,000 पेंटें बना रहे हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर हेड कॉस्टिंग क्या बनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात प्रोडक्शन जो है अचानक से आकर बोलती है कि मुझे 4 बंदे और चाहिए मज़ीद, तो आपका जवाब बनता है कि आप उससे पूछें कि 4 बंदे क्यों चाहिए, 400 लोग पहले आपके पास काम कर रहे हैं, तो आप 4 बंदे और क्यों चाहिए। जब वो आपको जवाब देगा कि हाँ मुझे 4 बंदे इसलिए चाहिए, या ये नया काम ऐड हो गया है, या ये जो नया आर्टिकल आया है इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जेन्युइन लगे आपको, तो आप कॉस्टिंग में। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि अगर वो ये कहते हैं कि टेम्परेरी चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, या 1 महीने के लिए चाहिए, या 4 महीने के लिए चाहिए। बाज़ औक़ात हम ऐसा भी करते हैं कि उनने जो 4 बंदे उन्होंने मतलब 4 बंदे नए ऐड करने के लिए बोले, वो टेम्परेरी बेस के लिए चाहिए। एक नया आर्टिकल आया, उस पे काम करना है, जैसे ही वो आर्टिकल का काम ख़त्म हो जाएगा हम उसे निकाल देंगे, तो हम उसे बता कर हायर करते हैं कि आपका जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने का है या 3 महीने का है, तो हम आपको 3 महीने के लिए हायर कर रहे हैं। अगर आप एग्री हो तो हम आपको रख लेते हैं, अदरवाइज़ जो है कोई सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन वो पीस रेट वाला होता है कि हम टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट हायर कर लेते हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्टर आकर उसका काम कर देता है और फिर उसका बिल बन जाता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो हम उसे भेज देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उस पर बात की जाएगी। बाज़ औक़ात कंपनी में हायर करना होता है तो कंपनी का प्रोसीजर यही है कि हम उसे पहले बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होना है।
अच्छा, उसके बाद टैलेंट एक्विजिशन एंड सिलेक्शन। अच्छा, ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है एचआर का, जिसमें आपने बंदा सही सिलेक्ट करना है। देखिए, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर अपने बंदे लाने की कोशिश में लगी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल भी नहीं होता, बाज़ औक़ात क्वालिफ़िकेशन बेस पे एलिजिबल नहीं होता। हाँ, प्रोडक्शन जितने बंदे रेफ़र करती है उनमें से 80% ऐसा होता है एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, लेकिन एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट करती है। आपको वो फुल्ली कोशिश करेंगे कि उनका दिया हुआ वो बंदा ही हायर्ड हो, लेकिन आपने भी बीइंग एन एचआर एक रिस्ट्रिक्शंस, एक लाइंस, एक बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, जिस बाउंड्री पे जो पूरा उतरेगा तो आपने उसे हायर करना है, अदरवाइज़ उसे हायर नहीं करना। हम नेक्स्ट अच्छे कैंडिडेट की तरफ मूव हो जाएंगे। अच्छा, बीइंग एन एचआर आपके पास भी एक लिस्ट होनी चाहिए, जो आपका टैलेंट एक्विजिशन का बंदा है उसके पास भी अच्छे अच्छे नाम, अच्छे अच्छे सीवीज़ होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो बुलवा ले। देखिए, आपने अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन जो बुलवाती है उसी पे ही उनका वो फोकस होता है कि मैंने इसी को ही रखना है। तो आपने ये करना है कि आपने बंदा बुलवाया, बंदा बुलवाने के बाद अपना बंदा और प्रोडक्शन का बंदा दोनों को इंटरव्यूज़ करवाए। अब बीइंग एचआर आपने दोनों की क्वालिफ़िकेशन देखनी, दोनों का एक्सपीरियंस देखना, दोनों के फ्लोर मैनेजमेंट देखनी, आपने सारी चीज़ें देख कर फिर एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। देखिए, लाजमी नहीं है कि आपने जो बुलवाया वो कैंडिडेट अच्छा ही हो, बाज़ औक़ात प्रोडक्शन का बुलाया हुआ कैंडिडेट भी अच्छा होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सूटेबल कैंडिडेट है वही आना चाहिए, जो उन दोनों में से या उन चारों में से जो भी आपकी शॉर्टलिस्ट सीरीज़ हैं उनमें से जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है आपने उसको सिलेक्ट करना है। और एक और चीज़ भी होती है, पे स्किल। अब जो उन 6 में से, उन 8 में से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा पैसे भी मांगेगा, क्योंकि वो उन सब में सबसे अच्छा है। और आपके पास क्या है कि पे स्केल का भी एक लिमिट बनी हुई है कि आप सबसे पहले आप ये कोशिश करोगे कि जो रिप्लेसमेंट की सैलरी है मैं उसे वो दूँ, लेकिन वो रिप्लेसमेंट से बाज़ू का 40,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो उस पर फिर उससे बात नहीं बन पाती है। तो फिर आप क्या करोगे, उससे नीचे वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हो जो सैलरी के मयार पे बराबर उतरे। देखिए, बाज़ ऐसा करना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन आपने अच्छा कैंडिडेट जो उनमें सबसे बेहतर है, जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, आपने उसको ही सिलेक्ट करना है। और जितनी भी कंडीशंस हैं वो फ़र्स्ट डे ही डिसाइड कर लेनी है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर वही होता है कि आपने फ़र्स्ट डे ही अपने सारी शर्तें जो भी आपने डिसाइड करना है, यानी कि उसको पैकेज कितना देना है, उसकी सैलरी कितनी होगी, फ़र्स्ट सैलरी आपको लेट मिलेगी या फ़र्स्ट सैलरी आपको अकाउंट में मिलेगी, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो जाकर अकाउंट बनवा लें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको फ्यूल अलाउंस मिलेगा, आपको कार्ड मिलेगा, आपको फ्यूल कार्ड मिलेगा, आपको गाड़ी कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो कितने दिन में करेगी, कि आप 15 दिन ज्वाइन कर लें, 15 दिन बाद आपको होम मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कभी आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो कमिट फर्स्ट डे हो जाए उसी पे इम्प्लीमेंट किया जाए 110%। और उसके बाद पेरोल मैनेजमेंट भी एचआर के ज़िम्मे है। पेरोल मैनेजमेंट में देखिए, हमारा जब टॉपिक था पेरोल मैनेजमेंट, इस पे हम वैसे बहुत डीपली बात कर चुके हैं, और मैं वैसे तो पेरोल का ही पार्ट हूँ, तो मुझे पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड तकरीबन चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। तो पेरोल मैनेजमेंट में जो है वो शुरू से एचआर के हाथ में ही है, और आखिर तक इंशाल्लाह एचआर ही चलाएगा इसे। अब पेरोल से रिलेटेड देखें, सैलरीज़, आपका जो पेरोल मैनेजमेंट है उससे एम्प्लॉय का, ऑर्गेनाइजेशन का, लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं, सिवाय इसके कि वर्कर की सैलरी टाइम पे आ जाए। वर्कर को सिर्फ ये चाहिए, पेरोल कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, पे वर्कर को इससे 1% लेना देना नहीं होता, उसकी सैलरी टाइम पे आ जाए,
कोई डिडक्शन ना हो, और जितनी भी उसने लीव्स वगैरह ली हैं वो सबमिट हुई भी हो, उसको पैसे पूरे मिल जाएं। उसने आपको ज़रा भी तंग नहीं करना है पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड। पेरोल से रिलेटेड वो ना आपके पास आएगा कभी, और ना ही आपको तंग करेगा कि मेरी सैलरी कम है क्या है। जब ये सारे सवालात उस वक्त उठते हैं जब उसकी सैलरी कम आएगी, फिर वो आपसे पूछेगा आके कि मेरी सैलरी इतनी कम क्यों आई है, तो आप मेरी डिडक्शन किस बात की डाली है, तो किस किस तरह से वो हुए हैं। अब हमारे पास टैक्स भी अगर चेंज हो जाए ना, टैक्स रेट देखिए, लास्ट जो है वो अभी जनवरी फरवरी में शायद चेंज हुआ है, नहीं जुलाई, हाँ जनवरी फरवरी में चेंज हुआ है टैक्स रेट। तो अगर टैक्स रेट में भी चेंज हो जाए, टैक्स रेट भी डिडक्शन ज़्यादा हो जाती है ना, तो वर्कर आके पूछता है एचआर से कि आप बताएं आपका नया टैक्स रेट क्या है, क्योंकि मेरे टैक्स ज़्यादा कटे हैं, मेरा टैक्स पहले इतना ज़्यादा था अब इतना क्या है। तो आपके आके वो एक बार ज़रूर कंफर्म करेगा। अगर उसका अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, जो हर महीने आता है उतना ही है, या उससे ज़्यादा है, कुछ अलाउंसेस ज़्यादा मिल गए हैं, या फिर लेट शीटिंग का अमाउंट ज़्यादा मिल गया है, या उससे रिलेटेड कुछ भी इक्वल है या ज़्यादा है, वो कभी नहीं आएगा आपके पास, कभी पूछेगा भी नहीं। बाज़ वक़्त अगर एचआर की भी मिस्टेकनली अगर आपसे कोई गलती हो जाए और पैसे वर्कर के पास ज़्यादा चल जाए, वो कभी नहीं आके बताएगा कि मेरे पास ज़्यादा आ गए। हाँ, अगर 10 रुपये कम हो जाए तो आके ज़रूर बताएगा और पूछेगा, 40 सवालात करेगा कि हाँ क्यों कम आए, 10 रुपये कम क्यों आए। हालांकि 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपसे 10 रुपये के बारे में भी पूछेगा। उसके बाद फैसिलिटी, देखिए फैसिलिटीज़ तो एज़ कमिटेड होता है, एज़ कमिटेड फैसिलिटीज़ में कि आपने हायरिंग के टाइम पे उससे बोल दिया कि हाँ मैं आपको कार दूंगा, मैं आपको एक घर दूंगा, मैं आपको एक सिम दूंगा, और जो कमिट उस टाइम हो गया, यानी कि हायरिंग के टाइम पे जो आपने उससे कमिट कर दिया वो फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अगर आप छोटे लेवल की बात करो तो जो वर्कर्स हैं उनके यूबीआई जो आप डिडक्ट कर रहे हो वो आपने टाइमली जो है वो सबमिट करवानी है। अच्छा, उसके बाद सेसी के कार्ड अभी 44,000 रुपये हो गए हैं, बिलो 44,000 जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के सेसी के कार्ड पर बनाकर उन्हें प्रोवाइड कर दें। अच्छा, हमारे पास एक और फैसिलिटीज़ होती हैं वर्कर्स के लिए कि हम राशन कार्ड बनाते हैं उनका, और उनको राशन मिल रहा होता है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं सारे वर्कर्स को। तो ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, और वो एज़ कमिटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप टाइमली वो कर लें, प्रोवाइड कर दें वर्कर्स को। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, परफॉर्मेंस रिव्यू हम एक्चुअल में एक तो कंफर्मेशन के टाइम पे कर रहे होते हैं कि जब हम उसे कंफर्म करेंगे, उसने हमारे पास 3 महीने एक्सपेंड कर लिए, एक नया एम्प्लॉय आया था उसने 3 महीने हमारे पास काम कर लिया, अब 3 महीने के बाद हम उसे कंफर्म कर रहे हैं। तो कंफर्म में हम उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, उसने कितने दिन छुट्टी की, कितने दिन वो एब्सेंट था, कितने दिन लेट आया, कितनी शॉर्ट लीव्स पे गया। अच्छा, ये तो डेटाबेस है। इसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसके एचओडी के रिमार्क्स पूछे जाएंगे कि बताएं इसने 3 महीने में काम कैसा कर रहा है, ये बताएं कि इससे टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, ये टैगल कर पा रहा है डिपार्टमेंट को या नहीं टैगल कर पा रहा। ये सारी चीज़ें एचओडीज़ बताएगा उसका। फिर उस एचओडी के बाद उसके डीजीएम या जीएम की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद उसके डायरेक्टर ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, लास्ट फाइनल ऑथराइज सिग्नेचर उसी का वो बताएगा कि हाँ ये बंदा कंफर्म कर दिया जाए या नहीं कंफर्म कर दिया जाए। अच्छा, अगर नहीं होता कंफर्म कर दें तो फिर तो वो उसकी ज्वाइनिंग रहती है। अगर नहीं होता कंफर्म, आपको समझ नहीं आ रहा, डायरेक्टर ऑपरेशन कहता है, एचओडी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर सारे कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है ये बंदा क्यों, इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, हमने गलत बंदा हायर कर लिया, या फिर हम इससे मुतमईन नहीं है वगैरह वगैरह।
फिर उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उससे 1 मंथ नोटिस दे देते हैं कि आपको हम 1 महीने बाद हम आपको 1 महीना दे रहे हैं कि आप अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लें, और जो है फिर सर्चिंग अगेन स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये भी पार्ट है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन इसके अलावा जो ज़्यादातर यही होता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम उसे लग रहे थे। अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है परफॉर्मेंस व्यू का। देखिए, एक ज़्यादातर ये साल में एक बार होता है जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेज़र लग रहा हो। अप्रेज़र के टाइम पे भी आप उसकी पूरे ईयर की परफॉर्मेंस निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके एचओडी के रिमार्क्स लेते हैं, फिर उसके डीजीएम जीएम जो भी वहाँ अवेलेबल हैं उनके रिमार्क्स लिए जाते हैं, फिर डायरेक्टर ऑपरेशन से रिकमेंडेशन लेते हैं कि इसके कितने पैसे बढ़ने चाहिए। बीइंग एचआर की तरफ से इसकी भी परफॉर्मेंस है, और इसके हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका 40% बढ़ना चाहिए, और आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं वो आप बताएं। फिर वो बताता है कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, वगैरह वगैरह। तो फिर एक जो इक्वलिटी वाला डिसीजन होता है जो प्रोडक्शन और एचआर, डायरेक्टर ऑपरेशन एचआर और डायरेक्टर मिलके ले रहे होते हैं, उस पे कहानी चली जाती है। फिर वहाँ से जो भी हो तो फाइनल डिसीजन हो जाता है, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अप्रेज़र लग जाता है। उसके बाद है केपीआईज़। अच्छा, केपीआईज़ एचआर की क्या होती हैं? देखिए, एचआर की जैसे प्रोडक्शन की केपीआईज़ होती हैं कि आपने इस मंथ इस तरह के टास्क अचीव करने हैं, इतने की प्रोडक्शन देनी है। इसी तरह से एचआर की केपीआई भी होती है। अब हमारी केपीआई क्या होती है? हमारी केपीआई देखिए, मैं ये कहूँगा कि 80% तो सिमिलर्स हैं, 80% सिमिलर्स केपीआई हैं, 20% डिफरेंट होती हैं। जो एचआर की 80% तो सबकी सेम है, 20% डिफरेंट होता है। अब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है, कोई सीमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो जो 20% चेंजेस होती हैं वो उसके सेक्टर की वजह से होती हैं। अब क्या है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि केपीआईज़ की परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सबसे पहले होता है प्रोवाइड फैसिलिटी एज़ पर लॉ, यानी कि आपने वर्कर्स के मुताबिक जो अभी हमारी सैलरी चल रही है 32,000, आपने 32,000 से कम किसी को नहीं देना। आपने जो लीव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की भी हैं वो देनी है, ग्रेजुएटी देनी है, बोनस देना है। अच्छा, ओवर टाइम डबल है वो देना है। ये जो है, जो आपने एचआर की जो फैसिलिटीज़, एचआर जो वर्कर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एज़ पर लॉ, वो आपने देना ही देना है। ये हमारी केपीआई का पार्ट है। अब प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट एज़ पर कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना ये भी बहुत ज़रूरी काम है एचआर का। उसके बाद डिजिटल अकाउंट्स। देखिए, आज से 10-12 साल पहले चले जाओ तो 95% सैलरीज़ कैश में होती थी, लेकिन 2019 और 20 के बाद से मैंने ये देखा कि बहुत तेज़ी से हमने सैलरीज़ को डिजिटल अकाउंट की तरफ मूव किया है। अब तो माशाल्लाह से मैं ये कह सकता हूँ कि 1.5-2 साल हो गए हमारे पास कैश ही नहीं आता, कैश का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, हम किसी को कैश देते ही नहीं हैं। हत्ता कि जो एफएनएफ्स होते हैं वो भी चेक में बनते हैं, और चेक में उस एम्प्लॉय को चेक दे दिया जाता है और वो जाकर बैंक से कैश ले लेता है। हमारे पास कैश की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल अकाउंट बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, फीमेल प्रोटेक्शन। एक तो फीमेल प्रोटेक्शन का मतलब 2 चीज़ें हैं, एक उन्हें प्रोटेक्ट करना और एक उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। देखिए, हर जगह, जैसे मेरा नेक्स्ट इसी के नीचे लिखा हुआ है फीमेल रेशो,
हमें फ़ीमेल रेशो पाकिस्तान में बढ़ाना है। जॉब्स में जो पहले रेशो था कि सिर्फ़ कॉल ऑपरेटर या जो फ़ोन ऑपरेटर जो है वो फ़ीमेल होगी और उसके अलावा पूरी कंपनी सिर्फ़ जेंट्स से होगी, ये कॉन्सेप्ट 1990 का ख़त्म हो चुका है। अब माशाल्लाह से फ़ीमेल्स ने बहुत तरक्की की है। फ़ीमेल्स मेल्स के शाना बशाना साथ हैं। मैनेजर एचआर तक, मैनेजर कंप्लाइंस, मैनेजर अकाउंट्स आजकल फ़ीमेल्स हैं। हत्ता कि पायलट भी मौजूद हैं, आर्मी में भी फ़ीमेल्स मौजूद हैं। तो फ़ीमेल रेशो जो है वो बढ़ाना भी केपीआई का पार्ट है। और उसके साथ साथ ये जो फ़ीमेल प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन में देखें फ़ीमेल्स को कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मेल से ज़्यादा दी जाती हैं। जैसे हमारी कंपनी में जो है वो एमएल फ़ीमेल्स के लिए अलग से फैसिलिटीज़ हैं, इद्दत की फ़ैसिलिटी अलग से है। अच्छा, उसके अलावा फ़ीमेल कन्वेंस फ्री है, फ़ीमेल का लंच फ्री है। तो ये अलग से एक तरह की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, उनको एक प्रोटेक्शन दी हुई है। और फिर उनको घर से लेके आना, घर तक छोड़ना, ये ज़िम्मा का जो है वो कंपनी का है। एक चीज़ होती है मैनुअल अटेंडेंस, ये भी एक केपीआई का पार्ट है। मैनुअल अटेंडेंस में क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोग अटेंडेंस करना भूल जाते हैं, सुबह की या शाम की, तो उनको फ़िज़िकली चेक करके मैनुअल डालना पड़ता है। लेकिन ये हमारी केपीआई गिराता है, क्योंकि इस पे जो है वो अच्छी बात नहीं होती कि उसकी वो बंदा जो है इतना बड़ा निज़ाम हमने इतनी महंगी मशीनें लगाई हैं, फिर जनरेटिंग का सिस्टम बनाया है, डेटा पुलिंग का सिस्टम बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा करता है तो हमें उसे पनिश करनी चाहिए और इस पे फ़ोर्स करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। हाँ, बाज़ औक़ात तो कभी गलती हो जाती है, कभी कोई मजबूरी हो जाती है, कभी कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि इंसान अपनी सोचने समझने की सलाहियत ही खो देता है। जैसे बाज़ औक़ात मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि डेथ न्यूज़ आई, अब वो उस बंदे को पहले ही वो इतना कन्फ्यूज़ था, हो गया, परेशान हो गया, उसे याद ही नहीं क्या आउट करके जाना है या इन करके जाना है, तो भूल जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि मैनुअल अटेंडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आनी है हर जगह पे। अच्छा, उसके बाद चैलेंजेस, चेंज मैनेजमेंट। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट में देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक मैनेजर छोड़ के गया और नया मैनेजर आया, फिर उसके लिए बिल्कुल मैनेजमेंट चेंज हो गई, या बाज़ औक़ात नया जीएम आया, डायरेक्टर ऑपरेशन ही नया आ गया किसी चीज़ का, किसी भी उसका, तो अब क्या है मैनेजमेंट पूरी चेंज हो जाती है या मैनेजमेंट की सोच चेंज हो जाती है। तो उसमें भी एचआर का बहुत बड़ा रोल है। नए मैनेजर, नए डायरेक्टर, नए जीएम को लेके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, ये एचआर ने बिल्कुल शुरू से ही वो करना पड़ता है कि वर्कर्स अपने लीडरशिप यानी मैनेजर जो हैं अपनी टीम को बिल्कुल लीडर बनकर लेके चलें आखिर तक। अच्छा, एचआर इफ़ेक्टिवनेस मेजरमेंट, एचआर ने क्या करना है कि ये रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत शुरू से है कि आपने डिपार्टमेंट की न्यूज़ अपने पास रखनी है। आपने वहाँ पर एक मेजरमेंट स्केल बना कर रखना है डिपार्टमेंट के साथ। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी परेशानी में हो, कहीं से कोई भी आवाज़ आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो वर्कर्स आकर आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे। जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेगा तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या मौजूदा हालात हैं। ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस, आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ लेके जाना है, और जो भी परेशानियां, जो भी मसले मसाइल आपको आ रहे हैं, आपने उसे रिज़ॉल्व करना है। कंपनसेशन से रिलेटेड लॉ जितनी भी फैसिलिटीज़ का कह रहा है, आपने उस पर अमल करना है। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर लॉ, अच्छा लेबर लॉ के मुतालिक आपने जितने भी
जितने भी लॉज़ हैं जो कंपनी में होते हैं, जो फैसिलिटीज़ लॉ कहता है कि वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है, वो आपने लाजमी करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपने ऐसे सेशंस, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते रहना है कि लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, नई नई चीज़ें आती रहे। अच्छा, रिटेंशन क्या होता है कि आपका ओल्ड एम्प्लॉय जा रहा है, आपने उसे रोकना है। पहले तो ये कि कोशिश ये करनी है कि जो उसकी मसले मसाइल हैं, लाजमी नहीं है कि कोई हर बंदा सैलरी की वजह से जा रहा होता है। बाज़ औक़ात नियरेस्ट घर के नज़दीक का कंपनी है तो उसकी वजह से भी जा रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही होती है, बाज़ औक़ात उसको डेज़िग्नेशन नहीं मिला होता यहाँ पे। तो रिटेंशन का जो मेन मतलब ये नहीं है सिर्फ़ कि पैसे बढ़ा दो तो रुक जाएगा, नहीं। उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो उसको मसले मसाइल हो रहे हैं हमारी कंपनी में, उसे पूरा करना है। उसे उसके शाना बशाना होके मसले मसाइल्स को ख़त्म करना है उसके। देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो होने वाले होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं। जो नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं उसका तो समझ जाता है, लेकिन जो मसले ख़त्म कर सकती है बीइंग HR, बीइंग मैनेजमेंट, तो उसके मसले मसाइल ख़त्म कर दिए जाएँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेनिफिट कॉस्ट और हेल्थ एंड वेलफेयर। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल तो तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का एक अलग डिपार्टमेंट है, वेलफेयर ऑफिसर हर जगह अलग से बैठता है। उसका काम क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और जो मसले हल हो सकें, जो जेन्युइन मसले हैं वो हल करवा देते हैं। जो नहीं हो सकते, जो उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो कंपनी में वो मतलब एक तरह से वर्कर्स को गाइड करना। वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ तो बहुत डिफरेंट तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी वो चाहते हैं कि कंपनी हल कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो कर देते हैं, जो नहीं हो सकता वो मना कर दिया जाता है। अच्छा, मिशन एंड विज़न। सबसे पहले मिशन क्या होता है और विज़न क्या होता है। देखिए, व्हाट यू डू नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो, ये मिशन है। आपने क्या करना है, ये मिशन है। विजन क्या है, विजन वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट यू वांट यू, आप क्या चाहते हो। देखिए, ये एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन इनमें फिर भी डिफरेंस है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 4 चीज़ें होती हैं और चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने मिशन बनाना है, मिशन के मैंने फ़ला जगह पे पहुंचना है। उसकी जो सिमत है वो विज़न है, उसकी जो डायरेक्शन है वो विज़न है। उसके बाद उसका जो स्टेप है वो गोल है, और जो सब स्टेप्स हैं वो वैल्यूज़ हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप एक लैडर की एग्जांपल ले लें कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी में आपने पहला कदम रखा तो आपने अपना गोल अचीव कर लिया। उसी कदम को दोबारा रखते जाओ, आपने विजन स्टार्ट कर लिया अपना, और एक ना एक दिन आप अपना मिशन अचीव कर लोगे। यानी आपका वो जो लैडर है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन गोल से पहले एक होता है सब गोल। देखिए, आपने जो स्टेप है वो छोटा रखना है। आपने पहले छोटे छोटे गोल्स अचीव करने हैं, फिर आपका विज़न अचीव हो जाएगा और इसी तरह से आपका मिशन अचीव हो जाएगा। अगर कोई बंदा गोल छोटा नहीं रखता तो वो अपना मिशन अचीव नहीं कर सकता। आज मैं एग्जेक्टिव की डेजिग्नेशन पे हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैंने GM बनना है सीधा, तो ये कभी नहीं हो सकता। मुझे मेरा गोल छोटा करना पड़ेगा। एग्जेक्टिव से असिस्टेंट मैनेजर लाजमी है। अच्छा, उसके बाद क्रिएटिंग अ विज़न। अच्छा, विज़न के बारे में अभी बताया कि विज़न क्या होती है, सिमत होती है, लाजमी है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन गोल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव करना है।
पहले तो गोल क्रिएट करना है, पहले मिशन क्रिएट करना है, फिर विजन क्रिएट करना है, फिर गोल क्रिएट करना है आपने। फिर छोटे छोटे गोल्स अचीव करते 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 आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपने मिशन को अचीव कर लोगे। उसके बाद एक और टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्चुअल में कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि आप अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने अपनी बात उसको बताई, उसने मुझे अपनी बात बताई, हमने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सचेंज कर ली, उसने मुझे मेरा हल बता दिया, मैंने उसकी प्रॉब्लम का हल बता दिया। ये होती है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में 4 तरह की कम्युनिकेशन होती हैं। पहली होती है वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और विजुअल, फिर राइटिंग। पहला तो ये कि आपने कम्युनिकेशन लिख के दे दी। हमारे पास HR में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है कि आपने जो है ना वो लिख के दे दी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है वर्बली। उसने मुंह से बोल दिया हाँ ठीक है हो जाएगा, तो मतलब हो गया, आप उसे कहते हैं कि वर्बली कम्युनिकेशन की है उसने। अच्छा, उसके बाद होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है कि उसने मुंह से नहीं बोला, इशारा कर दिया। उसने मुंह से बोला नहीं, हाँ सिर हिला दिया ठीक है या ओके, इस तरह के इशारे कर दिए और इशारे से हो गया। अच्छा, विजुअल क्या होता है? आँख का इशारा किया, बिल्कुल हाँ ठीक है, आँखों से बोला ठीक है, तो ये भी जो है ना वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद एम्पावर HR प्रोफेशनल। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? एम्पावरमेंट की टोटल 6 एग्ज़ाम होती हैं, जिसमें इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन कंपनी डिसीजन, वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है। जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, बॉटम मैनेजमेंट है और बिलो मैनेजमेंट है। देखें, 3 कैटेगरीज़ होती हैं मैनेजमेंट की। एक होती है टॉप मैनेजमेंट, एक जो है वो मिड मैनेजमेंट और एक है तीसरी जो होती है वो होती है टॉप मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट। जी, तो अब आपने क्या करना है कि उनकी जो डिसीजंस हैं वो उन तक ओबे करवाने हैं कि वो छोटे छोटे डिसीजंस खुद ले सकें। जो सुपरवाइज़र है, जो इंचार्जेस है, जो लाइन इंचार्ज है, जो फ्लोर में इंचार्ज है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको उसके लेवल के छोटे छोटे से डिसीजंस जो हैं वो देने पड़ेंगे आपको। ऐसा ना हो कि वो छोटी छोटी बात के लिए डायरेक्टर ऑपरेशन का वेट किया जाए कि डायरेक्टर ऑपरेशन आएगा तो वो बताएगा और जब वो बताएगा तब इसका काम आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, ऑफर एम्प्लॉय ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी आपने थोड़ी उसे देनी है। ऐसा ना हो कि रिमोटिक वर्क किया जाए कि आप ने घड़ी निकाली और घड़ी निकालने के बाद आपने उसको कहा एक पीस 30 सेकंड में बन रहा है तो 8 घंटे के इतने हो गए और आप मुझे बना के दोगे। नहीं, आपने उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने मिस्टेक, एक बंदे की गलती हर इंसान से होती है, लेकिन आपने क्या करना है कि उसको गलती पे थोड़ा रिलीफ देना है। एक गलती हुई, आपने उसे बताया कि बेटा ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, ये ऐसे ऐसे होगा। आपने उसे एक बार सही करके दिखाया। अगर वो दोबारा 100% वही गलती करे तो फिर वो जो है ना आपने फिर दोबारा समझाना है। अगर दोबारा फिर वो गलती करे फिर दोबारा समझाना है। क्या है कि इस तरह से उसकी वो जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, सेलिब्रेट एंड अचीवमेंट। जब आपका वो वर्कर टारगेट अचीव कर ले तो आपने उसको सेलिब्रेट भी करना है। को क्रिएट इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान। अच्छा, छोटी छोटी ग्रोथ्स उसे देते रहना है। हेल्प मैनेजर बिकम बेटर लीडर। अब क्या है कि वो उसके जो मैनेजर है उसको मदद करनी है कि वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लीडर बनने की तरफ आए।
मैनेजर हमेशा मैनेजर ही रहता है, लीडर हमेशा वहाँ इदारा छोड़ भी दे तो ज़िंदगी भर याद रहता है। अच्छा, मेजरिंग प्रोग्रेस। अच्छा, प्रोग्रेस को मेजर करना है, उसके जो प्रोग्रेस हैं उसको बहुत अच्छे से आपने मेजर करना है कि क्या हो रहा है, किस तरह से होगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि अगर अचीवमेंट के लिए सोच लिया है कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल करनी है, तो सबसे पहले तो अचीव के लिए जो पहला स्टेप है वो सोचो, डेडलाइन सोचो कि कहाँ जाकर वो ख़त्म होगा, किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। ये 5 स्टेप होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि किस तरह से आपने करना है और कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एचआर लीडरशिप में देखिए, एचआर वैसे तो पूरी फैक्ट्री एचआर ही देख रहा होता है, जिसमें कल्चर है। मेरे पास जो है वो हर तरह की कम्युनिटी के लोग होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सबको लेके चलना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने मेडिकेशन स्किल्स भी देखनी होती है, कंप्लाइंस से रिलेटेड चीज़ें भी देखनी होती है, चेंज मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। टैलेंट एक्विजिशन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वर्कर्स को इंगेज करना है किसी न किसी चीज़ों में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस मैंने अभी बताया कि 2 बार देखी जाती है, एक कन्फर्मेशन पे और एक जो है वो ईयरली इंक्रीमेंट पे हर बार देखी जाती है। लीडरशिप डेवलपमेंट आपने हर मैनेजर के अंदर ग्रोथ करनी है, टेक्नोलॉजी नई लेके आते रहना है, इन्वेंशन होते रहने चाहिए। आपके जो सॉफ्टवेयर्स है अगर वो आज भी 1990 का चल रहा है तो आप कभी ही नई चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, कोचिंग स्किल देखिए, कोचिंग स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग। जो बंदा अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोलेगा। अच्छा, जो बंदा सीख रहा होता है ना कोचिंग में, वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा होता है, फिर वो फीडबैक भी देता है, फीड फॉरवर्ड भी करता है। जो चीज़ उसने अच्छी सीखी है वो आगे जाकर बताएगा भी और आपको फीडबैक भी देगा। गोल सेटिंग, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएगा, मोटिवेशन देखेगा, एम्पावरमेंट देखेगा, कोचिंग देखेगा, लीडरशिप देखेगा। उसके बाद आहिस्ता वो खुद ब खुद ग्रोथ होता जाएगा। अच्छा, कोचिंग एंड काउंसलिंग। कोचिंग क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है कि आपने कोई एक मैसेज सुना और आगे फॉरवर्ड कर दिया 4 लोगों को जमा करके, ये हो गई काउंसलिंग। और कोचिंग क्या होता है कि आपने जो चीज़ उनको उस वक्त तक बताई, जो 4 खड़े लोग हैं उनको उस वक्त तक बताई जब तक वो 100% नहीं सीख जाते। अगर वो 100% चीज़ें नहीं सीखते तब तक आप उसे बताते रहेंगे। ये फ़र्क होता है कोचिंग का और काउंसलिंग का। थैंक यू सो मच।